वीकडेज पे आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं अपने सवालों को इन माध्यम के जरिए भेजकर 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आप #AskAwazYourMoney का इस्तेमाल करके फेसबुक और एक्स के जरिए भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम टॉपिक से भी चर्चा करते हैं कभी कभी, लेकिन आज सवाल ज़्यादा है तो जरा सवालों पहले बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के वेस्ट जोन के हेड और पार्टनर विकास पुरी सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके पोर्टफोलियोज़ के ऊपर और अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक्स के ऊपर भी। लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पहले दर्शक हैं वो हैं उदित गुप्ता साहब, जो कि दिल्ली से मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। उदित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया उदित जी, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया। सर मेरा सवाल था, जो मेरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो वो मैं सिंस 2021 से कर रहा हूँ, 2021 से। ओके। 14,000 एंड 1,000 पर मंथ 14 SIPs है। ओके। सो मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर का टारगेट लेके चलना चाहता हूँ। तो मेरा पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड का है वो जो मेरे फंड्स हैं वो ओके हैं, या मुझे वहाँ से एग्जिट करना है या कुछ और ऐड ऑन करना है? दो सवाल है मेरे उदित साहब। आपने 2021 से शुरू किया, यानी कि जब आप 30 साल के अराउंड कहीं होंगे तब आपने शुरुआत की, राइट? राइट। दूसरा सवाल, आपने 14,000 रुपये में 1,000 रुपये के हिसाब से 14 SIP क्यों रखी? क्या आप सिलेक्शन को लेकर थोड़े कंफ्यूज थे, या जैसे जैसे आपको मिलते गए मौके वैसे वैसे आप ऐड करते गए? जैसे जैसे मौके मिलते गए वैसे ऐड करते गए। ओके। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी उम्र अभी सिर्फ 34 साल है, आप सिर्फ 5 और 10 साल ही क्यों सोच रहे हैं? आपके पास तो एक बढ़िया होराइजन है 20 साल का, 20 साल क्यों नहीं? सर आजकल म्यूचुअल फंड के लिए बहुत डाउट्स रहते हैं, दैट्स व्हाई। सर म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्ग टर्म में कभी डाउट्स नहीं रहते हैं, शॉर्ट टर्म में हमेशा डाउट रहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर उदित साहब कि बाजार एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं होता, वो दशकों से चला आ रहा है। इंटरेस्टिंग तौर पे अगर आप देश की जानी मानी कंपनियों को देखेंगे, जिसमें ITC है, HUL है, इन सब की लिस्टिंग 1950s से है। सो ऐसा नहीं है कि ये आज से लिस्टेड है, ये सालों से लिस्टेड है। और जितना आप समय देंगे, क्योंकि आपके पास एज आपके फेवर में है, तो उतना ही आपके लिए और बेहतर पोर्टफोलियो जनरेट कर पाएंगे। रेस्ट अभी बातचीत भी कर लेते हैं हम अपने जानकार से, वो आपको क्या राय देते हैं। विकास सर पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। उदित साहब के साथ 2-3 असमंजस थे, तो मैंने इसलिए आपसे मतलब उनसे पूछ लिए, आप उस पर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। 34 साल की उम्र है, 30 साल से निवेश कर रहे हैं रफली, और 14,000 रुपये की SIP, इसमें 14 SIP हैं, तो 1,000 रुपये की SIPs हैं। सो क्या वो नंबर ऑफ SIPs ज़्यादा हैं, इन्हें राइट साइज़ करने की ज़रूरत है? ऑलरेडी 6.5 लाख के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर चुके हैं, और 5 से 10 साल इन्होंने अपनी होराइज़न वैसे रखी है, लेकिन क्या होराइज़न बढ़ाने की ज़रूरत है इन्हें? दूसरा सवाल। तीसरा, इनके फंड्स में बहुत सारे जो फंड्स हैं उनमें ओवरलैप सा दिख रहा है। सो आपको भी कुछ ऐसा ओवरलैपिंग दिख रही है क्या इनके तमाम पोर्टफोलियो में? जी धन्यवाद सुमित जी अपने शो पे बुलाने के लिए। आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जो मेरे मन में थे, तो शायद आप माइंड रीडिंग भी कर लेते हैं। देखिए उदित जी, आपका ना जो एक तो 14 जो आपने SIPs किए, वो सुमित सर ने बिल्कुल सही बोला कि आपने बहुत ज्यादा फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ले लिए। और आपको एक देखिए, आपने ये जो निफ्टी 50 वाला जो फंड है, HDFC का इंडेक्स फंड आपने लिया हुआ है। अब जैसे मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ उदित जी, ये 50 जो इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट की, निफ्टी की जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक बास्केट से ये फंड बनता है। अब उसमें ना आप निफ्टी 50 चाहे UTI का लीजिए, चाहे SBI का लीजिए, चाहे HDFC का लीजिए, चाहे आप LIC का लीजिए, अंडरलाइंग एसेट सेम है सबका। सो इसमें इतने सारे निफ्टी फंड लेने की जरूरत नहीं है, ये ओवरलैप हो रहा है आपका पोर्टफोलियो। तो मैं ये बोलूंगा कि आप जैसे सभी कंपनीज अच्छी हैं, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप UTI का रखिए तो दूसरी कंपनीज खराब है, लेकिन सिर्फ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम कोई किसी एक फंड का नाम ले लेते हैं। तो UTI निफ्टी 50 आप रखिए, और बाकी वाले फंड्स उसके साथ आप मर्ज कर दीजिए। उसमें ये जरूर देख लीजिए आप कि आपका एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए, या कोई लॉक इन नहीं होना चाहिए। जैसे 1 ईयर के नीचे का यदि होता है तो उतना अमाउंट छोड़ दीजिए। तो आप क्या करिए, बाकी के SIP जितने हैं वो बंद करके आप एक सिंगल फंड में करिए। तो पहले आपको ना अपने 14 से जो फंड है, 7 से 8 फंड होने चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा और वो अल्फा जनरेशन नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़ी जो चेंज है आपके पोर्टफोलियो की, वो ये है।
आप यदि नंबर्स की बात करते हैं तो 6,28,000 का आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है, 14,000 की आप सिप कर रहे हो। तो यदि आप ये 10 साल तक जारी रखते हो, और मैं ये मान के चलता हूं कि पोर्टफोलियो अपना 15% से यदि ग्रो करता है, तो रफली 65 लाख के आसपास का आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू बनेगी। अब आप देखिए 10 साल आपने रखा तो 65 लाख के आसपास की वैल्यू बन सकती है। यही अगर आप 5 साल अवधि बढ़ा देते हैं, वो सीधा 1,45,00,000 के आसपास हो जाएगी। अब हमने ये 15% पे लिए, फंड्स तो 17-18% पे भी ग्रो करते हैं। बट हाँ, जो निफ्टी वाले फंड है वो 14-15 इज अ वेरी रियलिस्टिक नंबर, जिसके ऊपर हमने ये कैलकुलेशन की है। और यही अगर आप 15 साल के बदले, जैसे सुमित जी बोल रहे थे कि आप यंग हैं, आप 20 साल रखते हैं, तो यही आपका 1,45,00,000 वाला पोर्टफोलियो लगभग 3 करोड़ के ऊपर हो सकता है आपका। तो जितना आप होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। और सुमित सर ने बिल्कुल सही बोला कि शॉर्ट टर्म में हम फिर भी थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, बट यदि आप 10 साल, 15 साल या 20 साल का टाइम होराइजन रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। बाकी के फंड्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी के फंड्स में मुझे कोई ज्यादा चेंज नजर नहीं आ रही। तो उदित सर, सबसे बड़ा जो आपके पास एक बेनिफिट है वो है समय। आप समय दे सकते हैं बाजार को, तो जितना आप समय देंगे बाजार को, बाजार उतना अच्छा रिवॉर्ड आपको करेगा। सो पेशेंस के साथ आप मार्केट में रहिए और रणनीति थोड़ी सी सही करिए, बाकी आपको अच्छा रिवॉर्ड आने वाले समय में मिलने वाला है। आप अकॉर्डिंगली फॉलोअप कर सकते हैं। अब बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से। हमारे साथ एक एम प्रकाश साहब मौजूद हैं औरंगाबाद से बातचीत करने के लिए। प्रकाश साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जैसा कि मैंने इंफॉर्मेशन भेजा है, अभी मैं 50 साल का हूँ और लगभग 2009 से मैं इन्वेस्टेड हूँ। अभी मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है 35 लाख के करीब, और मुझे 2038 तक यानी लगभग 16-17 बाद मुझे बेटी के शादी के लिए 30 लाख रुपया, और जब मैं रिटायर होऊंगा तो 2034 तक मुझे 1.5 करोड़ कॉर्पस चाहिए। तो मुझे अभी जो मैं इन्वेस्टेड हूँ तो उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है? ओके, तो आपने पहला जो रकम आपको चाहिए 30 लाख रुपए के आसपास, वो कब चाहिए आपको सर? लगभग 2038 तक, 16-17 साल बाद। 16-17 साल बाद। तो मतलब प्रकाश साहब, मेरे समझ के हिसाब से ये पूंजी जो 2038 में आपको 30 लाख रुपए शादी के लिए चाहिए थोड़ी कम रहेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने खुद तय किया तो मैं मानता हूँ कि आपने सही तय किया होगा। आपने ये भी बात मेंशन की कि आपने 21,000 रुपये के आसपास की SIP कर रखी है और आप साल 2009 से SIP कर रहे हैं, राइट प्रकाश साहब? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो प्रकाश साहब, ये 2009 से लेके आज 2024 आ गया, 2 बड़े बड़े बियर मार्केट आपने देख लिए, आपको कोई घबराहट नहीं हुई कभी बाजार में? वैसे तो मुझे शुरू में था, लेकिन जब मैं जब इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे समझ में आ गया कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, जो वर्ल्ड में अभी चालू है उसकी वजह से। तो मैं बिना डरे उसमें इन्वेस्टेड रहा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाता गया और अभी भी बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, और दूसरा आपने कुछ एक मुश्त रकम भी डाल रखी है, राइट? जी। ओके, और बाकी जो आपके अन्य निवेश है उसमें PPF में आप 2,000 रुपये, सुकन्या समृद्धि में 5,000 रुपये और 20 लाख का मेडिक्लेम आपके पास है। ये आपने और जो जानकारी हमें साझा की है, राइट? जी सर। चलिए, का कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, तो विकास सर, कई सारी डिटेल्स इन्होंने दी हैं, इनफैक्ट डिटेल में ही चीज़ें दी हैं। एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये बाज़ार में बहुत सालों से हैं, तो बाज़ार की टेंडेंसी को, बाज़ार की सिचुएशन को भली भांति जानते हैं। इन्होंने एक कंसिस्टेंट वे में अपने साथ, मतलब बाज़ार के साथ बने रहे हैं। 21,000 रुपये की SIP चल रही है, पोर्टफोलियो 25 लाख पहुंच चुका है। जो पूंजी इन्होंने बताई है 38 लाख रुपए की एक और 1.5 करोड़ की एक, 15% की दर से, वो शायद हासिल हो भी सकती है, क्योंकि इनके पास समय भी है और ये और टाइम दे रहे हैं। आप क्या राय रखते हो? प्रकाश जी, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हर एक एस्पेक्ट को लिया। जैसे आपने सुकन्या समृद्धि भी किया, आपने PPF में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और फिर आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया अपना। तो मुझे आपका अप्रोच अच्छा लगा, और आपने इंश्योरेंस भी लिया हुआ है। तो जो जरूरी चीजें हैं आपने वो सब की हुई हैं। अब आपको सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा क्वांटम बढ़ाने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप जो अभी सिप कर रहे हैं, उसमें जैसे जैसे आपको थोड़ा सा पैसा कुछ छूटता है, तो आप उस पर थोड़ा टॉपअप करिए इन्हीं फंड्स में, या सिप का अमाउंट बढ़ाइए आप। अब जो आपकी टारगेट की बात करते हैं ना, तो मैं अगर 15% लेता हूं, क्योंकि 16-17 साल का अभी आपका टाइम होराइजन है, मैं 15% की भी अगर एवरेज लेता हूं तो आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। बिकॉज मैं ये मान के चलता हूं कि आपका डेट फंड 7.5-8% से ग्रो करेगा, तो लगभग 20-22 लाख के आसपास ये वैल्यू बनेगी आपकी। और जो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो भी लगभग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास
बनता हुआ दिख रहा है यदि हम 15% से इसको कैलकुलेट करें। नाउ अगर आपका जो पहला टारगेट है कि आप रिटायर हो जाएंगे 2034 पे, तो 1,80,00,000 के आसपास आपका पोर्टफोलियो वैल्यू होगा। 1.5 करोड़ आपने अगर उसको साइड पे कर दिया अपने रिटायरमेंट के हिसाब से कि आपको रेगुलर इनफ्लो चाहिए, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 1.5 करोड़ पे आपको उस समय आप शायद उतना रिस्क ना लो, तो आपको 8% के आसपास की यील्ड आएगी, एनुअल यील्ड, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो या अपने खर्चे चला सकते हैं। अभी ये मान के चले कि आप उसको यूज नहीं करते हो फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, तो वो प्लस जो आपका डेट वाला पैसा है, जो 30 लाख आपने टारगेट तो अचीव हो गया था, लेकिन आप 2034 में तो निकालेंगे नहीं, तो 2038 में वो पैसा भी बढ़ेगा आपका। तो उस समय आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 2,40,00,000 से लेके 2,50,00,000 के आसपास हो सकती है। ये आपका टारगेट से आप बहुत कंफर्टेबली अचीव कर देंगे। बट जैसा मैंने बोला कि यदि आप अपना अमाउंट बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा सा पीपीएफ में बढ़ा सकते होंगे तो बढ़ाइएगा, नहीं तो पीपीएफ जितना आप कर रहे हैं उतना ही करिए। जो इक्विटी फंड्स है उसमें आप बढ़ाइए। एक छोटा सा चेंज जो मुझे लगा कि आपने एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड जो लिया हुआ है, मैं ये सलाह दूंगा प्रकाश जी, आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में ज्यादा अपना फोकस रखें, क्योंकि यदि कोई एक साइकिल खराब होता है किसी भी एक सेक्टर का, थीम का, तो फिर वो क्या होता है कि उसकी रिकवरी में आपको 3-4 साल लग जाते हैं कई बार, और वो अपॉर्चुनिटी लॉस है। बिकॉज अगर एक डाइवर्सिफाइड फंड लेंगे जिसमें बैंकिंग भी है, ऑटो भी है, फार्मा भी है, आईटी भी है, तो आपका अगर कोई एक सेक्टर नहीं अच्छा कर रहा है तो दूसरे सेक्टर आपके उसको कंपनसेट कर देंगे। तो एसबीआई ऑटोमोटिव की जगह पे आप एसबीआई कॉन्ट्रा में अपना शिफ्ट कर लीजिए या एसबीआई मल्टी कैप ले लीजिए, और यदि एक आधा फंड आपको और ऐड करना हो तो मेरे एसेट मल्टी कैप ले लीजिए। इन दिनों पे हम मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप के लिए थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, बिकॉज मार्केट काफी चली है, और मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड्स हैं उसमें अब हम थोड़ा सा एक्सपोजर कम लेने के लिए सलाह दे रहे हैं। तो इसलिए एसबीआई मल्टी कैप या मेरे एसेट मल्टी कैप या एसबीआई कॉन्ट्रा या इन दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन में आप ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत फेरबदल प्रकाश साहब आप देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत रणनीति में बदलाव करके अपने आप निवेश की जर्नी में बने रह सकते हैं। डेट प्रोडक्ट में थोड़ा सा कॉर्पस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी जर्नी के एंड की तरफ जाते हैं तो हम डेट में ज़्यादा कॉर्पस डालते हैं ताकि पैसा थोड़ा और सेफ हो जाए। सो आप अकॉर्डिंगली चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। अब दिल्ली चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ राजेश कुमार साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल है आपका? जी अच्छा, मेरा सवाल है, अभी मेरी करंट जो एसआईपी है वो 12,000 की है। ओके। और मैं हर साल उनको 10% से इंक्रीज करके मुझे 20 साल के लिए ये कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो अब मेरा जो कॉर्पस बनेगा 20 साल बाद अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा? और अभी आपकी उम्र कितनी है राजेश साहब? अभी मेरी 36। और ये निवेश आप कब से कर रहे हैं? ये मेरे को 3 साल से। 3 साल से, यानी कि आप मान लीजिए 2021। जी बिल्कुल। तो कोविड का फॉल आपने देखा था, उसके बाद से शुरू किया? हाँ जी, कोविड के फॉल के बाद से मैंने शुरू किया है। चलिए बढ़िया है। तो आप अब से 20 साल मान के चल रहे हैं, राइट? राइट जी। चलिए, तो अब तक का कॉर्पस कितना राजेश सर आपका अंदाजन? अभी तक मेरा जो कॉर्पस है वो 4 लाख का है। 4 लाख का आप इकट्ठा कर चुके हैं। तो क्या करना चाहिए विकास सर? इन्होंने 3 साल से अपनी जर्नी शुरू की है, करीब करीब 12,000 रुपये की एसआईपी है। एक अच्छा काम यह है कि टाइम भी इनके फेवर में है, स्टेप अप भी ये करते चल रहे हैं, 10% के आसपास का स्टेप अप भी है, सालाना तौर पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक दो चीज़ें जो इनके फंड में हाईलाइट करने लायक हैं, उसमें एक डिफेंस इंडेक्स फंड, ये फंड रिसेंट का एनएफओ है, और हाल फिलहाल की डिफेंस की तेज़ी के बाद इसमें ये देख रहे हैं। दूसरा इनोवेशन फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड, यानी कि 4 में से 3 फंड जो हैं इनके वो एक सेक्टोरल रिलेटेड है और सेक्टोरल की तेज़ी को भुना रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे वो आप बताइए, और इनका पोर्टफोलियो सिलेक्शन सही है या कुछ बदलाव की ज़रूरत है, ये भी आप ही बताइए। सुमित जी, कोविड के इल इफेक्ट्स तो हम बहुत सारे गिनते हैं, बट कोविड के कुछ अच्छे जो परिणाम निकल के आए थे वो ये थे कि बहुत सारा डिजिटाइजेशन हो गया फाइनेंशियल मार्केट में, और उसका आगे जो परिणाम है कि बहुत सारे लोगों ने जब कोविड के बाद ये शुरू की अपनी जर्नी, तो उनका जो शुरू का एक्सपीरियंस है 3-4 साल का अच्छा रहा है। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और ओवरऑल लोगों की सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा है। आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए राजेश जी, आपने जो डिफेंस फंड लिया, मैन्युफैक्चरिंग फंड लिया हुआ है जो, ये गलत नहीं है। इस समय इंडिया की थीम चल रही है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी इन चीजों को प्रमोट कर रही है और वहां पे एक्शन भी दिख रहा है, इसलिए आपके ये फंड्स अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करेंगे भी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी थीम वाले फंड होते हैं या सेक्टर फंड होते हैं, इनका अपना एक साइकिल होता है।
और वो साइकिल आपको एग्जिट करना भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए अगले 3 से 4 साल तक ये डिफेंस की थीम अच्छी चलती है या मैन्युफैक्चरिंग की थीम अच्छी चलती है, और यदि किसी वजह से अगर कोई एक थीम या एक सेक्टर डाउन टर्न में जाता है, तो तब आपको एग्जिट करना भी आना चाहिए। और उस समय आप एक मल्टी कैप अप्रोच ले लीजिए, जहां पे आपको मल्टी सेक्टर का एक्सपोजर हो। तो ये एक चीज का ध्यान रखिएगा। इसीलिए करंट सिनेरियो में बोलेंगे तो मैं आपको आपके फंड्स में कोई चेंजेस रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ये जरूर बोलूंगा कि आप अपना हर 3 महीने 6 महीने में रिव्यू करिए, रिस्ट्रक्चर मत करिए, लेकिन रिव्यू करते रहिए। और मार्केट को देखते हुए जिन फंड हाउसेस के आपने डिफेंस फंड लिया है या मैन्युफैक्चरिंग लिया है, उन्हीं के पास में मल्टी कैप फंड्स भी हैं या फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं या लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट जो होता है वो होता है, तो आप उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल आप अपने इन फंड्स में बने रहिए। इनका आउटलुक एटलीस्ट अगले 2 4 5 साल का बहुत अच्छा है। अब आप बात करते हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किए कर रहे हैं 12,000 की सिर्फ, उसमें यदि आप 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं, और आपने शायद ये लिखा भी है कि 10% आप स्टेप अप करेंगे, तो रफली 2,80,00,000 का पोर्टफोलियो तो आपका सिप से ही बन जाएगा। और जो आपका 4 लाख का पैसा जमा हुआ है, ये भी ग्रो करेगा। तो ये भी आपका जो है लगभग 20 लाख के ऊपर ये चला जाएगा। तो 3 करोड़ के आसपास आपका जो कॉर्पस है वो बिल्ड हो जाएगा। अब तो ये सिर्फ 12,000 की बात कर रहे हैं कि 12,000 से आप सिप कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए, अगर यही 12,000 को आप 15 कर देंगे, 18 कर देंगे, 20 कर देंगे, तो ये स्टोरी कहीं भी जा सकती है। हालांकि आपने 10% का स्टेप अप लिखा ही है। तो कुछ कुछ बदलाव की बातचीत आपको बताई गई है विकास सर की तरफ से, राजेश जी, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन कभी भी हम कोई भी सेक्टोरल फंड में जब पैसा डालते हैं तो आमतौर पे देखा गया है कि एक थीम का एक ड्यूरेशन होता है, एक अवधि होती है। जैसे ऑलरेडी डिफेंस की थीम की एक बड़ी ड्यूरेशन हम देख चुके हैं। एक ज़माने में आईटी की थीम थी, उसके अलावा एक ज़माने में नेचुरल रिसोर्सेज की भी थीम थी, लेकिन वो धीरे धीरे थीम फिजल आउट होती जाती हैं समय के हिसाब से, या फिर बदल में और बेटर भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है, ज़्यादा स्टेबल रिटर्न मिल सकता है। अकॉर्डिंगली आप काम करिए। बाकी बने तो रहिए, लेकिन टाइम टाइम पर इनको रिव्यू ज़रूर करते रहिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आगे भी कुछ दर्शक हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास सर मौजूद हैं, उनसे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। Introducing the new Kushak. Now starts at rupees 10.89 lakh. Skoda. वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 विश्व की खाद्य स्रोत बनने के लिए अग्रसर भारत के खाद्य प्रसंस्करण कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक आयोजन। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार आपको आमंत्रित करता है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में 19 से 22 सितंबर, भारत मंडपम, नई दिल्ली। अब देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आज विकास सर से, और बातचीत हो रही है सवाल जवाब के सिलसिले को लेकर भी, और कई सारे रैंडम टॉपिक्स भी जिनके ऊपर हम विकास सर की राय लेते चल रहे हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं असम से बातचीत करने के लिए। एक ईमेल आया है, अभिषेक महेश्वरी साहब का ये सवाल है। इनकी उम्र 34 साल है और इनका मंथली निवेश जो है करीब करीब 15,000 रुपये के आसपास की SIP का है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रफली 50 लाख के आसपास है, जो इंडिकेट करता है कि शायद इनकी पुरानी समय से निवेश कर रहे हैं, तभी इतना पोर्टफोलियो पहुंच गया है। 2040 और 2045 में रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से करीब करीब 20 साल आगे। 10 साल में 10 करोड़ का लक्ष्य साध कर चल रहे हैं, और 10 करोड़ के लिए कितनी SIP की ज़रूरत है। एक मतलब ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा विकास सर। इनके अलग अलग सवालों में इन्होंने PPF में करीब 1.5 लाख, पत्नी का PPF 1.5 लाख, सुकन्या समृद्धि 6 लाख, हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख और LIC प्रीमियम 50,000 का निवेश कर रखा है। प्लस इन्होंने एक मुश्त निवेश कर रखा है कोटक इक्विटी के फंड में, HDFC फ्लेक्सी कैप में, क्वांट के फंड में, क्वांट एक्टिव में, और प्लस इनके पास अलग अलग मिला के करीब करीब 22 फंड शायद इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं। सो ऑब्वियसली बात है, इतने सारे जब आप फंड लेते हो तो आपके में 110% आप ओवरलैप करते ही करते हो, कि इतने फंड से तो ओवरलैप होना ही होना है। और आपने स्मॉल कैप के इनके में 4 फंड 5 फंड दिख रहे हैं, जिसमें लाख लाख रुपए इन्होंने निवेश कर रखा है एक मुश्त के तौर पे। और क्योंकि बाजार में स्मॉल कैप 100% चल चुका है, मिड कैप 70-80% चल चुका है, तो आपको ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दिख ही रहा होगा। सो अभी की जर्नी के हिसाब से ये कहाँ सही है, कहाँ गलत है, पहला। दूसरा, आगे की जर्नी के हिसाब से इन्हें किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और कितना पॉसिबल है अगले 20 सालों में क्या ये अपना 10 करोड़ का लक्ष्य साध पाएंगे अपनी 15,000 रुपये की SIP से।
देखिए सुमित जी, अभिषेक का मतलब आपने भी जब देखा तो वो 22 फंड मतलब किसी भी पोर्टफोलियो में होना, वो उस पोर्टफोलियो की यील्ड को कम ही करेगा, उसको अच्छा नहीं करेगा, और उसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप होगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा इनका, अभिषेक जी का थोड़ा सा टेंडेंसी है कि वो कोई नया एक फंड आता होगा तो वो उसमें सब्सक्राइब करते होंगे, फिर एक नया आता होगा वो सब्सक्राइब करते होंगे, करते करते इनके पास में बहुत सारे फंड हो गए। या मे बी लाइक एवरी 6 मंथ्स क्या होता है कि फंड्स, सुमित जी, अपना रैंकिंग बदल जाती है फंड्स की, और इनको लगता है कि हर 6-8 महीने में कोई दूसरा फंड अगर टॉप पे आ गया तो उसको ले लेता हूँ, फिर दूसरा कोई टॉप में आ गया तो वो ले लेता हूँ। वो टेंडेंसी अच्छी नहीं है, वो पोर्टफोलियो का यील्ड को गिरा देगा। तो इनको, जैसा हम सबको बोलते हैं कि 7 से 8 फंड से ज्यादा फंड होने नहीं चाहिए। अब रादर देन मैं ये बोलूं कि वो 22 फंड में आप इसको हटाइए इसको हटाइए, मैं ये बोलना बेहतर समझूंगा कि कौन से फंड आपको रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और दूसरे फंड्स की आप एसआईपी बंद करके, ये जो मैं फंड्स आपको बोलने जा रहा हूं आप ही के फंड की लिस्ट में से बोल दूंगा, उसमें आप अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा दीजिए। सो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड है, उसको कंटिन्यू करिए। निपॉन का मल्टी कैप फंड जो है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड बहुत अच्छा है, उसको कंटिन्यू करिए। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, वो आप कंटिन्यू करिए। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसको आप कंटिन्यू करिए। स्मॉल कैप में यदि लेना तो एक फंड रखिए, जैसे टाटा स्मॉल कैप आप रख लीजिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रख लीजिए, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज रख लीजिए, और लास्ट अपना जो, क्योंकि आपके ये 6-7-8 फंड जो है, इसमें से एक अगर आपको सेक्टोरल फंड लेना हो तो आपके ही लिस्ट में मुझे आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी फार्मा एक अच्छी पोजीशन लग रही है इस समय इस सेक्टर की, तो आने वाले 2-3 साल में एक अच्छी रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। ये जो 7 से 8 फंड हमने बोले हैं, आप अपनी बाकी एसआईपीस को बंद करके इन 8 फंड में पैसा लगाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। और दूसरा कैसा होता है कि आपके बहुत सारे जैसे ओवरलैप है, तो आपको लगता है कि मैं इतने सारे फंड ले लूंगा, लेकिन अंडरलाइन जब आप शेयर्स देखते हो तो बहुत सारे कॉमन शेयर्स रहते हैं उसमें, तो ये 8-9 फंड में लगभग आपका यूनिवर्स पूरा हो जाएगा। रही आपके लक्ष्य की बात, अभिषेक जी, आप 15,000 की जो सिप कर रहे हैं, 2040 तक आपका पोर्टफोलियो यदि मैं मान के चलता हूं कि 15% से ग्रो करता तो 5.8 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस बनेगा, और यही अगर आप 5 साल अपना अवधि बढ़ा देते हैं तो 12 करोड़ के आसपास हो जाएगा। वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं कि महज 5 साल बढ़ाने से ही आपका पोर्टफोलियो यहाँ से डबल हो जाएगा। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 10 साल में ही 10 करोड़ हो जाए, तो फिर आपको जो अभी एसआईपी है वो लगभग आपको 65-66 हजार की करनी पड़ेगी मंथली, ताकि आप 2040 तक अपना कॉर्पस 10 करोड़ का बना लें। अब ये हमने इस एजम्पशन पे किया है कि खाली आपने यही इन्वेस्टमेंट है, यदि इसके अलावा आपकी कोई दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, डायरेक्ट इक्विटी की हो गई या लमसम कहीं किया हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली आपका जो टारगेट है वो जल्दी पूरा हो सकता है या कम सिप में भी पूरा हो सकता है। तो विकास सर, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अक्सर जो हम सवाल आज देख रहे हैं इनमें 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की है मैंने। एक, ज़्यादातर सभी सवालों में लोगों के फंड बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आप एवरेज फंड देखो 4, 5, 10, 12, अभी 22 ऐसे सवाल आ रहे हैं। दूसरा, सेक्टोरल फंड पे लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वो भी उन सेक्टोरल फंड में जहाँ पर नया एनएफओ आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इमर्जिंग इक्विटीज़, इस तरह के इमर्जिंग बिजनेसेस। और तीसरा, मिड और स्मॉल, ये लोगों के पास चुनाव बहुत है। 2 मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप भी हैं, लेकिन मिड स्मॉल का चुनाव काफ़ी ज़्यादा है। सो इस जंक्चर पे जब हम इस बाज़ार में खड़े हैं, ऑलरेडी 50% इंडेक्स में गेन आ चुका है, 100% मिड कैप में, 70% स्मॉल कैप में, इस तरह की जंक्चर पे, और जहां आपको नई नई थीम तो इमर्ज हो ही रही हैं जो बहुत आपको अट्रैक्ट भी करेंगी, तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे कॉल लिया जाए? सुमित जी, हम पिछले दिनों भी जो हमने शोज किए हैं, हमने ये चीज बोली है कि पिछले 2-3 साल में, स्पेशली लास्ट 2 साल में, तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। और जब आप, क्या होता है कि अभी फिनटेक का जमाना है, आप अपनी ऐप में देखेंगे और उसमें खाली आपने एक क्लिक ऑफ बटन में देखना है टॉप फंड्स। अब टॉप फंड्स में आप 6 महीने का देखेंगे तो आपको कोई ना कोई दूसरा एक नया फंड आ गया होगा ऊपर, तो फिर आपको लगता है यार ये वाला फंड क्यों छोड़ दूं, ये भी ले लेता हूं। फिर आप 6-8 महीने के बाद दोबारा देखेंगे तो टॉप रैंकिंग में कोई दूसरे 2 फंड आ गए होंगे, तो जो आपने लिए हैं वो आप बेचना नहीं चाहते, जो नए आप देखते हैं आप उनको लेना चाहते हो, और धीरे धीरे आपकी बास्केट बढ़ जाती है। थोड़ा ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो ले रखा है उसको बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और नया मैं नहीं लूंगा तो फोमो आ जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो भी मुझे चाहिए। और फिर उसके बाद यही होता है कि ये 14 फंड 15 फंड। तो डिसिप्लिन ये भी जरूरी है, क्योंकि
आपके इन सब शोज की वजह से जो एजुकेशन लोगों में आया कि म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, ये एक अच्छी एसेट क्लास है, वो तो बहुत अच्छे हद तक हो गई है। अब लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि हमें फंड्स थोड़े से लिमिटेड करके रखने चाहिए। लेकिन ये जो, क्योंकि फंड हाउसेस का काम है वो नए नए थीम्स लेके आएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि मैं मेरा पोर्टफोलियो 8-9 फंड से ज्यादा लेके ना जाऊं और मोर ऑफ अ डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखूं। 1 या 2 सेक्टर रखेंगे तो काफी है। चलिए, तो ये इस पे वैसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, आगे आपसे इस पे और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक सवाल और लेते हैं। अंकित साहब का एक सवाल आया है गुजरात से। 10,500 रुपये की SIP है, 77 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके हैं, NCDs में 54 लाख का निवेश है और 28 साल में 30 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। इनका लक्ष्य तो सही है, लेकिन ये SIP पूछ रहे कितना करना चाहिए। ऑलरेडी ये 2-3 फंड जो आपको हमने भेजे हैं उनमें निवेश है ही, लेकिन ये NCDs में ज़्यादा निवेशित हैं, तो ये दिखाता है कि शायद ये थोड़े रिस्क प्रोन नहीं है या थोड़े सेफ अवर्ट ज़्यादा है। आप कैसे रीड कर रहे हो? हर एक निवेशक का अपना एक रिस्क एपिटाइट होता है। तो यदि मान के चलिए कि 77 लाख का इनका पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का, इक्विटी का, और 54 लाख का इन्होंने डेट में किया है, तो लगभग आप ये मान के चलेंगे कुछ 55-45 का रेशो पकड़ के चलिए कि इस रेशो में वो, यानी कि वो लगभग मे बी मैक्स टू मैक्स ये 60% इक्विटी का एक्सपोजर लेंगे और 40% ये इनका रहेगा, जो कि खराब नहीं है। नाउ यदि इनका लक्ष्य की बात करते हैं तो इनका जो लक्ष्य है वो तो खाली, अगर मैं ये 77 लाख का प्लस जो 60,000 का SIP कर रहे हैं, यदि मैं अभी इसमें सुमित जी 12% की दर से भी लेता हूं तो लगभग इनका 34 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा। और यही अगर मैं 15% की ग्रोथ रेट लेता हूं तो ये लगभग 60 करोड़ का बन जाएगा। और मैंने बॉन्ड मार्केट का जो इनका बॉन्ड का एक्सपोजर है उसको तो मैंने गिना ही नहीं, बिकॉज वो 54 लाख है। यदि वो 7-7.5% से ग्रो किया तो 4 करोड़ के आसपास वो भी हो जाएगा। तो लक्ष्य प्राप्ति कोई इतनी मुश्किल नहीं है इनके लिए, लक्ष्य ही अपना हासिल कर लेंगे। बट ये जो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा चर्न करता हूँ, वो मत करिए। अपने पोर्टफोलियो को जो अच्छे फंड्स है उसमें बने रहिए। जो आपने 4 फंड्स बताए अंकित जी, वो अच्छे फंड है, आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे रिव्यू भी करते रहिए, बिकॉज अब जैसे आपका मान लीजिए 8 या 10 साल के बाद में आपका एक पोर्टफोलियो होगा जहां पे आपकी डेट की रेशो और इक्विटी की रेशो में बहुत बड़ा गैप भी आ जाएगा जी। आप चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 55 इक्विटी 45 डेट होना चाहिए या 60-40 होना चाहिए, 10 साल के बाद क्या आपको लगेगा कि आपका डेट का जो कंपोनेंट है वो बहुत कम हो गया, इक्विटी का बहुत ज्यादा हो गया, तो मे बी आपकी रेशो 70-30 हो जाएंगी। तो पोर्टफोलियो का रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और उस समय आप, ये जरूरी नहीं है कि इक्विटी को कट करके आप डेट को बढ़ाइए, आपके फ्रेश फ्लोज में आप डेट को बढ़ा दीजिए, तो वैसे भी आपकी रेशोज जो है वो वापस इवन आउट हो जाएंगी। तो इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होगा। और लास्ट बात सुमित जी ये बोलूंगा, हमें रिसेंटली एक हमने प्रोग्राम किया था तो वहां दर्शक पूछते हैं कि आप लोग ये बोलते हो 15,000 डालो, 15 साल के लिए डालो और 15% की रिटर्न में 1 करोड़ बन जाता है, 2 करोड़ बन जाता है। यदि ये इतना ईजी है तो सब लोगों का पैसा क्यों नहीं बनता? वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि चर्निंग बहुत ज्यादा होती है, लोग अपनी मर्जी से निकल जाते हैं, बंद करते हैं, डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। यदि डिसिप्लिन रखेंगे तो पैसा फिर बनता भी है वो। विकास सर, एक ही चीज़ है बाजार में सबको चाहिए, वो है समय और संयम, जो दोनों ही नहीं दे पाते लोग, ना समय ना संयम। क्योंकि आपको पता तो है सब कुछ, लेकिन ये तो सबको पता है, ऐसे थोड़ी ना होगा। यही चीज़ बस बाजार में सबसे ज़्यादा धोखा देती है। खैर, आगे इस पे बात करेंगे, ये बहुत लंबा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी के लिए आप टॉप 4 फंड बताइए। टॉप 4 फंड में आज की सिचुएशन में सुमित जी, यदि कोई नया शुरू कर रहे हैं तो अगेन मैं बार बार यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप डायरेक्ट एक्सपोजर ना लेके मल्टी कैप अप्रोच और फ्लेक्सी कैप अप्रोच से जाए। तो SBI कॉन्ट्रा एक अच्छा फंड है, मेरे एसेट मल्टी कैप एक अच्छा फंड है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक अच्छा फंड है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है। सो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, जो इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड हमने दिया और SBI कॉन्ट्रा दिया, इसमें दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा, इसमें स्मॉल कैप के स्टॉक्स भी होंगे और मिड कैप के भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको बोल रहे हैं कि आप नहीं लीजिए, बट हाँ प्योर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर नया ना लीजिए अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़िया लगा आपसे बात करके, आगे और बात होती लेकिन समय का अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। टॉप 4 फंड आपकी स्क्रीन पर आएंगे ही और उसी के साथ योर मनी को हम यहीं समेटेंगे और आगे भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। फिलहाल इतना ही।